हाय एवरीवन। आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये वीडियो टॉप ऐसे 10 एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं। इनको मैंने एसेंशियल एलिमेंट इसीलिए बोला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। स्काडा नेटवर्क्स जो भी चीज़ें हैं, चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। अब इस वीडियो में जाने से पहले इसके एक बार इंडेक्स को हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, सो दैट कि एक क्लियरिटी रहे कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि सेंसर्स हो गए, कितने तरह के सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं इसके लिए, हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एचएमआईज क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन से कम्युनिकेशन फील्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद में कुछ एडवांस एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो रोबोट्स वगैरह होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्काडा सिस्टम के बारे में, और स्काडा सिस्टम के बाद हम डिस्कस करेंगे डीसीएस, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। देन कुछ कंट्रोल स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सच एज आप जानते ही होंगे, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, एक हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, मॉडल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। और उसके बाद में कुछ क्या फ्यूचर ट्रेंड है, इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं इन वीडियो पर। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की डेफिनेशन बता दें कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को एक लाइन में अगर समराइज करना है तो वो क्या है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को, अगर हम उसमें कंट्रोल वॉल्स, कंट्रोल न्यूमेटिक एक्चुएटर्स या फिर ऐसा सिस्टम डिप्लॉय करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होता चला जाता है, तो वो कंट्रोल सिस्टम हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हम उस चीज़ को कर रहे हैं, प्रोसेस को, इंडस्ट्री को ऑटोमाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद में चलिए, अब इसका सबसे पहले आ जाते हैं हम बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर, सेंसर एंड एक्चुएटर्स। तो अब देखिए, ऑटोमेशन अगर हमें करना है तो ऑटोमेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो है हमारे सेंसर्स। सेंसर्स कौन कौन से जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो कौन कौन से सेंसर हैं? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, देन उसके बाद में प्रेशर सेंसर, प्रेशर सेंसर के बाद में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर सेंसर्स। ठीक है। टेम्परेचर सेंसर्स और प्रेशर सेंसर्स, ये जितने भी सेंसर्स हैं, ये कुछ एग्जांपल लिए मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो कि एक डिस्टेंस पे चीज़ों को डिटेक्ट कर ले। वो मैग्नेटिक भी होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके आईआर बेस्ड भी होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कहलाते हैं। ठीक है। प्रेशर सेंसर का मेन पर्पस क्या होता है? जो हमारी ट्यूब्स हैं, लाइन है, वाटर लाइन है, उनका प्रेशर को डिटेक्ट कर ले। उसके बाद में टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि आरटीडीज और थर्मोकपल्स होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्चुएटर्स क्या क्या यूज होते हैं ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक करने के लिए हम कंट्रोल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मोटर्स। हम किसी भी ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल वॉल्स होते हैं, हम जो सेकंड नंबर पे हम एक्चुएट करते हैं वॉल्स को। ठीक है। जो कि हमारे मोटराइज वॉल्व भी होते हैं, और साथ ही न्यूमेटिक एक्चुएटर्स भी होते हैं, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स भी दिए हुए हैं नीचे। तो उसके बाद में थर्ड एलिमेंट हमारा हो गया न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो यहाँ पे हम कितने तरह के एक्चुएटर्स को डिस्कस कर रहे हैं? एक मोटर हो गया, सभी जो मोटर का मेन पर्पस क्या होता है? रोटेशन, जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है उसको रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करना, और साथ ही ये पूरा का पूरा जो ड्राइव्स होती हैं, कन्वेयर्स होती हैं, या फिर कोई पंप हो गया, तो वो सब मोटर ऑपरेटेड होते हैं। उसके बाद में कंट्रोल वॉल्व्स हो गए और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स हो गए। ओके। न्यूमेटिक एक्चुएटर देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये न्यूमेटिक एक्चुएटर है आपका। इसके बाद में चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंग हम डेटा लेते हैं। डेटा इन सेंस की जो हमारा सेंसस का फीडबैक है वो लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, एक्चुएटर्स पे कमांड देते हैं, एक्चुएटर्स को कमांड देते हैं, या फिर मोटर्स को कमांड देते हैं, पंप को ऑन ऑफ करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी, इसका जो फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। इसका डिटेल, इसके के बारे में और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा पीएलसी आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में। फंक्शंस क्या क्या होता है, पीएलसी का जो फंक्शंस है वो क्या क्या होता है? देखिए, पीएलसी का जो मेन फंक्शन होता है, पीएलसी का जो मेन फंक्शन है, दैट इज लॉजिक को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये कंट्रोल करता है किसके बेस पे? लॉजिक के बेस पे, और लॉजिक को प्रोग्राम किया जा सकता है।
और ये प्रोग्राम आप किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर्स के थ्रू उसमें आप प्रोग्राम करके अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए हम लैंग्वेजेस कौन-कौन सी यूज़ करेंगे? प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेजेस हैं, जो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है, जो हर इंजीनियर जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में है, उसको पता होगा, लैडर लॉजिक। जो हमारा लैडर लॉजिक है, वो बेसिक लैंग्वेज कह सकते हैं आप इसको, प्रोग्राम को राइट करने के लिए कोई भी कंट्रोल इंटरलॉक्स वगैरह हैं, तो आप लैडर लैंग्वेज में ईज़िली राइट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज जो रिले लॉजिक होता है, उसी से ड्राइव की गई है। जो पीएलसी आने से पहले रिले लॉजिक यूज़ करते थे इलेक्ट्रिकल, उससे ही ड्राइव की गई है, उसी का स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किया हुआ है। हाँ, उसके बाद होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी। एफबीडी थोड़ा-सा हायर लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो लॉजिक होता है, वो एक फंक्शन ब्लॉक में उसको कंपोज़ करके रखा जाता है, और ये जो ब्लॉक्स हैं, ये लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से पिक करके आप लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं। तो एफबीडी इज़ अनदर अप्रोच कि हम कैसे लॉजिक को राइट करेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, जो थर्ड लैंग्वेज होती है, वो है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज। ये थोड़ा-सा टेक्स्ट लैंग्वेज है, इसको राइट करने में कमांड्स वगैरह, जो कमांड्स की फॉर्म में राइट किया जाता है, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये फंक्शन ब्लॉक और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, यानी कि इसको एसटी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये थोड़ा-सा ट्रेडिशनल लॉजिक हो गई। इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, यानी कि एसटी लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना। ठीक है? तो ये 3 तरह की बेसिकली 5 तरह की लैंग्वेजेज़ होती हैं, बट यहाँ पे मैंने जो 3 इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेज़ हैं, उन्हीं को कवर किया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एचएमआई क्या होता है। देखिए, एचएमआई जो है वो ह्यूमन मशीन इंटरफ़ेस के लिए एक पैनल होता है, जिसको आप टच पैनल भी बोल सकते हैं या फिर कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं। कुछ में टच की फैसिलिटी होती है, कुछ में नहीं होती है। अगर नहीं होगी तो आप उसको कीबोर्ड के या माउस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस के लिए एक प्राइमरी जो एक डिस्प्ले यूनिट होता है, डिस्प्ले यूनिट से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एचएमआई। ठीक है? अब जो एचएमआई होता है, आपने देखा होगा कि इसका जो मेन पर्पस होता है, वो फील्ड में जो ऑपरेटर होता है उसको हेल्प करना होता है। अगर ऑपरेटर कुछ कंट्रोल करना चाहे तो उस एचएमआई से उसको ऑपरेट कर सकता है, और साथ ही उस मशीन का डेटा रीड भी कर सकता है कि उसमें टेम्परेचर कितना चल रहा है, या फिर फ्लो कितना है, या फिर उसका प्रेशर कितना है। जो भी डेटा उस मशीन में या पंप में या सिस्टम में जनरेट हो रहा है, उसको वहाँ से रीड आउट भी कर सकता है। ठीक है? इसमें ग्राफिकल डिस्प्ले भी होता है। अब देखिए, इसमें डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव एचएमआई दिया हुआ है। ये जो कैसे डिज़ाइन करना है, देखिए उसमें क्या होता है कि जो डेटा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, उसको ऑपरेटर को फर्स्ट व्यू में उसके नज़र में आना चाहिए। तो जो हमारा सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि जो हमारा प्रायोरिटी डेटा है वो पहले दिखे उसको, दैट्स इट। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम की। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, हमारा बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ में सेंसर्स कम्युनिकेट करते हैं, जो इंटेलिजेंट नेटवर्क होता है वो कम्युनिकेट करता है, और उसके साथ ही हमारा डीसीएस कंट्रोल सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस यानी कि, और पीएलसी और स्काडा, ये सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जैसे कि फील्ड बस सिस्टम। तो फील्ड बस सिस्टम जो है, इसमें बेसिकली हम 3 तरह के प्रोटोकॉल जो एक यूज़ करते हैं, वो तीनों तरह के प्रोटोकॉल यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। पहला प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल यूज़र है, हर जगह आपको मिल जाएँगे, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक प्रोफिबस हो गया, प्रोफिबस प्रोटोकॉल, जो कि, हाँ, पहले डिस्कस करते हैं चलिए प्रोफिबस के बारे में। तो प्रोफिबस जो है, ये प्रोसेस फील्ड बस के नाम पे जाना जाता है। बस दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस फील्ड बस, और ये बेसिकली कंट्रोलर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के पर्पस के यूज़ होता है। साथ ही हम डिवाइस नेट की बात करेंगे। डिवाइस नेट एक अनदर प्रोटोकॉल है, जो कि एलन ब्रेडली ने डेवलप किया था, अभी वो रॉकवेल ऑटोमेशन बोलते हैं उसको। और डिवाइस नेट प्रोटोकॉल का जो मेन फंक्शन है, वो पीएलसी की जितने भी मॉड्यूल्स हैं, या पीएलसी के और भी जितने फंक्शंस हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स, कंट्रोलर इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब लास्ट में जो थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो मॉडबस का हम लेते हैं। मॉडबस को डेवलप किया था मॉडिकॉन ने, और अभी इसको स्नाइडर इलेक्ट्रिक के नाम से जाना जा रहा है, बिकॉज़ वो कुछ बिज़नेस डील हुई, एक्वायर किया है इसने। और उसके बाद में जो ये मॉडिकॉन है, जो मॉडबस प्रोटोकॉल है, मॉडबस प्रोटोकॉल एक ओपन प्रोटोकॉल है, और इसके बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं मार्केट में।
और ओपन होने की वजह से ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रहा है और इसका एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा मॉडबस के नाम पर, आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, ये बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है और सिंपल एंड वर्सेटाइल हो चुका है। आप ये जो प्रोटोकॉल है, आप इसको हर इंडस्ट्री में मिलेंगे, छोटे से छोटे प्लांट और बड़े से बड़ी इंडस्ट्री में आपको ये प्रोटोकॉल ज़रूर मिलेगा। इंडस्ट्रियल ईथरनेट की अगर हम बात करें, तो ये थोड़ा-सा हाई लेवल नेटवर्क पर आता है इंडस्ट्रियल ईथरनेट, जो अभी जो मैंने प्रोटोकॉल डिस्कस किए, ये हमारा डीसीएस, पीएलसी और उसके जो बेसिक लेवल के जो सेंसर्स हैं, उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो अगर हम इंडस्ट्रियल ईथरनेट की बात करें, तो इंडस्ट्रियल ईथरनेट हमारा डीसीएस सिस्टम, स्काडा सिस्टम और इसके हायर लेवल के जो नेटवर्क्स हैं, उन पे कम्युनिकेशन के काम आता है। इसमें पहली बात तो जो पहला प्रोटोकॉल है बहुत इंपॉर्टेंट, ईथरनेट आईपी। ईथरनेट आईपी हमारा इट्स क्वाइट सिमिलर विद द टीसीपी आईपी, उससे काफ़ी हद तक ये मैच करता है। उसी नेटवर्क टोपोलॉजी के बेस पर इसको बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसका भी ऑलरेडी एक वीडियो आपको डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन सेकंड प्रोटोकॉल जो है दैट इज़ प्रॉफीनेट। प्रॉफीनेट भी प्रोसेस फील्ड नेटवर्क के नाम पर जाना जाता है और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करता है और इसको बेसिकली डेवलपमेंट और मेंटेन जो है वो प्रॉफिबस एंड प्रॉफीनेट जो इंटरनेशनली ये यूज़ हो रहा है आज की डेट में। ईथरनेट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेसिफिकली ये वहाँ पर यूज़ करते हैं हम इसको प्रॉफीनेट ड्यू टू इट्स सीमलेस कम्युनिकेशन। देन मॉडबस टीसीपी/आईपी, जैसा कि मैंने बोला था कि मॉडबस के बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें से एक वेरिएंट है हमारा मॉडबस टीसीपी/आईपी, यानी आप मॉडबस प्रोटोकॉल को टीसीपी/आईपी नेटवर्क के बेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो दैट इज़ कॉल्ड मॉडबस टीसीपी/आईपी। ओके। अभी कुछ एडवांस एलिमेंट्स की, ये तो बेसिक एलिमेंट्स हो गए हमारे, पीएलसी बेसिक एलिमेंट हो गया, देन उसके बाद में सेंसर्स यूज़ कर लिए हम लोगों ने और उसके बाद में कुछ हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी देख लिए। अभी अगर हम एडवांस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो पार्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है आर्टिकुलेटेड रोबोट्स। आर्टिकुलेटेड रोबोट्स जो हैं, ये बेसिकली ऐसे रोबोट्स हैं जो कि किसी एक टीडीएस वर्क को या फिर एक रिपीटेड वर्क को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें फंक्शन क्या होता है, कुछ रोटरी इक्विपमेंट्स होते हैं, ह्यूमन आर्म्स जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं और ये पर्टिकुलर एक वर्क को, कि फॉर एग्जांपल कन्वेयर से एक पार्ट को उठा के अगले पार्ट में रखना है, सो दैट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं रोबोट्स। तो इसमें ये जो कंट्रोल जॉइंट्स होते हैं, इसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं और रोटरी जॉइंट्स होते हैं जिनको कंट्रोल करके आर्टिकुलेटेड रोबोट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। एबीबी के रोबोट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, दैट इज़ यूज़ ऑन असेंबली लाइन, जो कारों की असेंबली होती है, वहाँ पे आपने ऐड में देखा होगा, वहाँ पर ये रोबोट्स, तो उनका जो स्पेसिफिक नेम है वो आर्टिकुलेटेड रोबोट्स है। उसके बाद में कार्टेशियन रोबोट, आपको ये भी, कार्टेशियन रोबोट और आर्टिकुलेटेड रोबोट में थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन है, बिकॉज़ कार्टेशियन रोबोट है, ये आपको एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट के बेसिस पे काम करते हुए मिलेगा। जबकि जो आपको आर्टिकुलेटेड रोबोट है, ये केवल एक पर्टिकुलर मूवमेंट को रिपीट करते हुए मिलेगा। आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, ये कार्टेशियन रोबोट को, और ये प्रोग्राम करने के साथ-साथ इसमें कुछ आप इक्वेशंस वगैरह भी प्रोग्राम करके डाल सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ये अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग डिसीजंस लेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। देन उसके बाद में स्कारा रोबोट्स। स्कारा रोबोट्स थोड़ा-सा एडवांस है इन दोनों से, बिकॉज़ जो सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट, दैट इज़ कॉल्ड स्कारा रोबोट्स। इसमें रोबोट्स हैव 3 रोटरी जॉइंट एंड 1 लीनियर जॉइंट। ये देखिए, ये स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है, दिस वन। तो ये जो रोबोट्स है, ये रोबोट बेसिकली 3 तरह के रोटरी जॉइंट रखता है, जो कि हमारा अलग-अलग तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करने के काम आएगा और उसके साथ में एटलीस्ट 1 और जो लीनियर जॉइंट होता है, एटलीस्ट 1 जॉइंट जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन के काम आता है। इसको आप 1 या 2 लीनियर जॉइंट, जिस तरह से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से ये रोबोट डिज़ाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि ये 3D मोशन में आपका तीनों एंगल कवर करेगा, एक्स वाई जेड 360 डिग्री कवर करेगा और साथ ही ये हमारा स्पेस में लेफ्ट राइट या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड पोर्शन भी कवर करेगा। सो दैट इज कॉल्ड स्कारा रोबोट्स। ये भी हमारा ऑटोमेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन अभी कुछ रोबोट्स के कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊं, जो रोबोट्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, इसका जो बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है वो ये है रोबोट्स का।
देन वेल्डिंग, पेंटिंग वर्क, क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क, विजन सिस्टम भी इसमें यूज़ होता है। उसके साथ में मटेरियल रिमूवल वर्क, फॉर एग्जांपल कुछ कन्वेयर से कोई पर्टिकुलर मटेरियल रिमूव करना है रनिंग कन्वेयर में, मशीन ट्रेंडिंग, पिक एंड प्लेस, फूड इंडस्ट्री, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको plcdcscontrol.com पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है स्काडा सिस्टम, यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। स्काडा सिस्टम कोई भी इंडस्ट्री हो आजकल, कोई भी पीएलसी सिस्टम हो, अगर हमें कंप्यूटर से उसको कंट्रोल करना है देन वी हैव टू गो फॉर स्काडा सिस्टम। तो स्काडा सिस्टम में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, अलग अलग तरह के स्काडा सिस्टम हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? इनका बेसिक पर्पस होता है कि पीएलसी से या फिर कंट्रोलर जो हमारे फील्ड में माउंट है, जो हमारे सेंसर्स माउंट है, उन सबका डेटा कंसोलिडेट करके जो हमारा ऑपरेटर है उसकी स्क्रीन पे डेवलप करना, उसकी स्क्रीन पे लेके आना। सो ये इसका जो मेन पर्पस है, इसके थ्रू ये स्काडा कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स होता है, पीएलसीज होते हैं, एचएमआईज होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं, सर्वर्स होते हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। जितने भी जो पार्ट्स हैं वो अभी डिस्कस किए। अब आते हैं नेक्स्ट हम डीसीएस सिस्टम के बारे में। डीसीएस सिस्टम, तो डीसीएस सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये पीएलसीज का इनहेंस्ड वर्जन है। पीएलसी में क्या होता है? सिंगल कंट्रोलर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और कंट्रोलर्स होंगे तो वो ऑप्टिकल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, बट नॉर्मली डीसीएस में सेट ऑफ जो कंट्रोलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 52 104 इस तरीके के कंट्रोलर्स होते हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कंट्रोल करते हैं, सिंगल कंट्रोलर के बेस पे नहीं काम करते। थोड़ा सा ये एक बार इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं डीसीएस कंट्रोल का। ये आप देख रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पूरे के पूरे यूनिट्स हमारे कनेक्ट होते हैं रिडंडेंट ऑप्टिकल नेटवर्क के थ्रू। और उसके बाद में हमारे दोनों चीज़ें जो यूनिट्स हैं, जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, वहाँ से एक रिडंडेंट ईथरनेट के थ्रू हमारा ओडब्ल्यूएस सिस्टम यानी ऑपरेटर सिस्टम एंड ईडब्ल्यूएस सिस्टम कनेक्ट होता है। और साथ ही उसी नेटवर्क पर, स्काडा नेटवर्क पे, हमारा हिस्टोरियन सिस्टम भी कनेक्ट होता है, जो कि स्टोरेज यूनिट के साथ में कनेक्ट होता है। अगर हम रिमोट आईओ की बात करें तो वो जो ऑप्टिकल रिंग है, उस ऑप्टिकल रिंग से आरआईओ पैनल भी कनेक्ट होता है और वो फिर फर्दर फील्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ में कनेक्ट होता है। अभी हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रेटजी की। कौन कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल कंट्रोल स्ट्रेटजी है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये वन लाइन में अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। 12 तरह के कंट्रोल सिस्टम डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, 2 पार्ट्स में वीडियो है। 6 तरह के कंट्रोल सिस्टम एक वीडियो में, एंड उसके बाद दूसरे 6 तरह के कंट्रोल सिस्टम दूसरे वीडियो में डिस्कस किए, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ब्रीफ में देख लेते हैं कि वन लाइन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो, कि कंट्रोल सिस्टम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको, इसके कंट्रोलर को मिलता है, एज पर लॉजिक ये आउटपुट जनरेट करता है। देयर इज नो फीडबैक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स। आगे बढ़ते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बाद में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में खास बात क्या है कि एक फीडबैक होता है इसमें। जो हमारा आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट एक फीडबैक की फॉर्म में वापस सेट पॉइंट के साथ में आके मिलता है, और वहाँ से एरर जनरेट होती है, एंड दैट एरर विल चेंज द आउटपुट, वो कंट्रोलर में जाती है जिससे कि आउटपुट जनरेट होता है फर्दर। तो ये हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसमें आप पीआईडी कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो ये पीआईडी कंट्रोलर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। देखिए ये प्रोसेस के थ्रू एक फीडबैक जनरेट हुआ, उससे एरर जनरेट हुई, पी, आई और डी तीनों की फॉर्म में गई ये एरर, तीनों कंट्रोलर्स में गई, और वहाँ से फिर से आउटपुट जनरेट हुआ। फर्दर अगर हम बात करें मॉडल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम की, प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत ही नया है, और ये आई थिंक कि इन फ्यूचर जो हमारा कंट्रोल ऑटोमेशन फील्ड है वो इस लॉजिक से एक इनहेंस वर्जन में जाएगी, और जो कि होगा प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम। प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम मॉडल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, और ये पूरे के पूरे प्लांट का डेटा लेकर, पूरे प्लांट का डेटा लेकर एक मॉडल को प्रिपेयर किया जाता है, और उस प्रिपेयर किए हुए मॉडल से उस प्लांट को फर्दर रन किया जाता है। तो दैट इज लिटिल बिट प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम। इसको एमपीसी कंट्रोलर यूज करते हैं। इसका भी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। देन एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे कंट्रोल ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं, वो ट्यूनिंग पैरामीटर्स को भी डायनेमिकली चेंज किया जाता है, चेंज हो जाते हैं एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम में। एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम
जो हमारा एरर होता है वहाँ पर क्या है, एक टेबल आपको मिलेगी जो लॉजिकल टेबल होगी, वो लॉजिकल टेबल हमारे जो सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, ट्यूनिंग पैरामीटर्स उनके सेट्स होते हैं। और एरर के अकॉर्डिंग अगर एरर ज़्यादा है तो सेट नंबर 1 यूज़ होगा, एरर अगर कम है तो सेट नंबर 2 यूज़ होगा। इस हिसाब से टेबल डिफाइन होती है। और वो जो हमारा एरर जो सेट्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल केपी, केआई, केडी उनकी वैल्यूज़ होती है और वो वैल्यूज़ जाके हमारे पीआईडी कंट्रोलर पे सुपर इम्पोज हो जाती है और सुपर इम्पोज होने के बाद में हमारा जो आउटपुट होता है वो वेरी कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव सिस्टम, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट पॉइंट है, ये एरर जनरेट हुई, ये हमारा रेफरेंस मॉडल या फिर टेबल है और यहाँ से हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू केपी, केआई, केडी जो हमारे कांस्टेंट हैं, जो फिक्स ट्यूनिंग पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर कंट्रोलर में चेंज हो जाएंगे और चेंज होने के साथ साथ एरर किस तरह की एरर है उस तरह का आउटपुट जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ट्यूनिंग पैरामीटर यहाँ ऑटोमेटिकली या डायनेमिकली आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्यूचर ट्रेंड क्या है, फ्यूचर ट्रेंड हमारा इंडस्ट्री 4.0। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री 4.0 की। इंडस्ट्री 4.0 में जो अभी रिसेंट ट्रेंड आ रहा है दैट इज साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर सीपीएस सिस्टम। इसके बारे में शायद ही अभी ये नया ट्रेंड है तो बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सीपीएस सिस्टम में क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस का डिट्टो 1 to 1 आप मैपिंग करके एक सिमुलेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या फिर एक डिजिटल ट्विन डिज़ाइन करते हैं। अब डिजिटल ट्विन है यानी कि ट्विन वर्ड यूज़ कर रहे हैं यानी कि 1 to 1 चीज़ें एक दूसरे के साथ में मैच करेंगी। अब उस जो हमारा डिजिटल ट्विन होगा वो हमारा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिज़ाइन होगा और वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि प्रोसेस में एक्चुअल क्या हो रहा है। और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में इतनी हाईली इंटीग्रेटेड होंगे कि कोई भी रियल टाइम में डेटा हम इनसे मॉनिटर करेंगे, रियल टाइम में डेटा उसके साथ में इंक्लूडेड होगा, तो हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि एक्चुअल प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है काफ़ी इनोवेटिव सिस्टम है, काफ़ी नया सिस्टम है। डिजिटल ट्विन आजकल जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके डिजिटल ट्विन बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में लिंकअप किए जा रहे हैं सो दैट कि प्रोसेस को समझा जा सके, प्रोसेस को और इम्प्रूव किया जा सके। तो हमारा इंडस्ट्री 4.0 का ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, इन फ्यूचर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसमें हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी की। देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आईओटी अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करने जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी डिवाइस, पहले स्मार्ट डिवाइसेस थी, नॉर्मल डिवाइसेस थी, हम डेटा को कैप्चर करते थे और कैप्चर करने के बाद में नॉर्मल मेन कंट्रोल रूम या फिर डीसीएस या पीएलसी में उसका डेटा को प्रोसेस करते थे। बट उसके बाद में डिवाइसेस स्मार्ट हुई, एज डिवाइसेस आने लगी, जो हमारी एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, डेटा वो इटसेल्फ प्रोसेस करने लगी। बट उसमें जो नेटवर्किंग का प्रॉब्लम था, जो हम लेटेंसी वगैरह की बात करते हैं, वो चीज़ें अभी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी। इसको इम्प्रूव करने के लिए अब मार्केट में आईओटी डिवाइसेस है, जो हमारा जो सिस्टम है धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। आईओटी डिवाइसेस जो स्मार्ट डिवाइसेस की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं और ये डेटा को इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं कि इसमें लेटेंसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेटेंसी आपको बिकॉज दैट इज़ नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड। हम डेटा कमांड को भेजते हैं, कमांड ऑलरेडी उसमें ट्रिगर होती है और ट्रिगर होने के साथ साथ उसके अंदर प्री बिल्ड लॉजिक्स होते हैं, प्री बिल्ड कंडीशंस होती हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं ऑन द स्पॉट लेने के लिए। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं वो स्मार्ट डिवाइसेस का पूरा एक ग्रुप है और वो लिंकअप है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड और जो मेन कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ में ये लिंकअप है। ओके, चलिए अभी जो हमारा रिसेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑटोमेशन, ये बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं फर्दर भी कुछ वीडियो इसके बारे में ज़रूर बनाऊंगा जैसे जैसे ये टॉपिक एक्सप्लोर करता हूँ। देखिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों चीज़ें अभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में धीरे धीरे हावी हो रही हैं। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। बेसिकली मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से डिफाइन किया है, हम किसी भी मशीन को ऑपरेट करते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल पंप कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, टरबाइन कह लीजिए, बॉयलर, जनरेटर या कोई भी सिस्टम है, जो कोई प्रोसेस है, कोई मशीनरी है, उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, अब ये जो लॉजिक होते हैं ये हर मशीन पे
एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, हर मशीन के अपने अपने अलग लॉजिक होते हैं। इनफैक्ट हमारी जो टर्बाइन्स हैं उनके ऑपरेशन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये लॉजिक चेंज होते रहते हैं। अब इन चेंजेस को ह्यूमन आइडेंटिफाई करता है और उनको चेंज करता है। अभी तक ये रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, अभी ये जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि एज पर कंडीशन लॉजिक डेवलप किया जाता है, एज पर प्लांट लॉजिक डेवलप किया जाता है। बट अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो कोई एक प्लांट है जिसकी मशीन कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रन कर रही है, हम उस मशीन के डेटा को लेकर ट्रेंड करके हम टरबाइन के डिफरेंट वेरिएंट्स पे उस डेटा से रन किया हुआ डेवलप किया हुआ मॉडल से हम डिफरेंट टरबाइंस को रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्विन। तो जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इट्स क्वाइट डिफरेंट। जो हम अभी तक लॉजिक डेवलप करते हैं उससे मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहीं ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ मशीन लर्निंग के बारे में आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं चैलेंजेस और कंसिडरेशन की। देखिए, चैलेंजेस जो हैं हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जिनमें से नंबर वन चैलेंज जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी से चैलेंजेस में क्यों काउंट करते हैं? बेसिकली देखिए, हमारा जो अभी जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, वो वॉर फ्रंट टू फ्रंट वॉर बहुत ही मुश्किल है आज की कंडीशन पे। जो ह्यूमंस हैं वो फ्रंट टू फ्रंट वॉर करने के आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि भी फ्रंट टू फ्रंट वॉर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं पर दूर से बैठ के किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री पे आप साइबर अटैक कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज आप पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आए कि ग्रिड पर कुछ साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से ग्रिड फेलियर हो गई। इस तरीके से जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का जो पॉइंट है, जो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप जैसे-जैसे सिस्टम को डेवलप करते जा रहे हैं, जैसे-जैसे सिस्टम को क्लाउड के साथ में, इंटरनेट के साथ में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट धीरे-धीरे बढ़ रही है। अब इसमें अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो 3-4 चीज़ें, 3-4 पॉइंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आप कह सकते हैं। एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी, फर्स्ट वन इज़ द नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि हमको नेटवर्क को सिक्योर करना है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर अनऑथराइज्ड जो एंट्री है वो नेटवर्क पर ना हो, सो दैट कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, कोई कंट्रोल हमसे ना ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका कंट्रोल अगर स्काडा का कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के पास में चला जाता है और ही वांट टू समथिंग मीन्स कुछ अनवांटेड न्यूसेंस क्रिएट करना है, देन ही कैन स्टॉप ऑल द मशीन्स, ही कैन इंट्रोड्यूस सम वायरस इन दैट सिस्टम। तो दैट जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ही रिक्वायरमेंट है, ये आज की रिक्वायरमेंट है कि हमको नेटवर्क को सिक्योर रखना ही रखना है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बहुत ही जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है कि किसको ऑथेंटिकेशन देना है, किसको ऑथराइजेशन देना है, एक लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। डेटा को एन्क्रिप्ट करना है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है, डेटा को एन्क्रिप्ट करना है। और डेटा जो एन्क्रिप्शन है वो डेटा एन्क्रिप्शन हमारा कैसे होगा? डेटा एन्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर कुछ एसएसएल की वगैरह 128 बिट या जो भी हमारा साइब जो रिसेंट स्टैंडर्ड है उनके बेसिस पे हम डेटा को एन्क्रिप्ट करके नेटवर्क पर मूव करा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं। एंड द पैच मैनेजमेंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे बग्स हैं जो हम इनिशियली सॉफ्टवेयर या स्काडा को डेवलप करते समय नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। आफ्टर सम टाइम जब वो बग्स हमको मिलते हैं तो वो उनका जो सॉल्यूशन है वो पैच फॉर्म में लेके आते हैं मार्केट में। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई भी क्लाइंट साइड पर हो जिसने जो या फिर एंड यूज़र हो, उसको पैच मैनेजमेंट यानी कि न्यू पैचेस को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना और प्रॉपर्ली उनको टेक केयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। बिकॉज़ आईसीएस सिस्टम में हमारा सिक्योर सिस्टम चाहिए, सिक्योरिटी के लिए ये 3-4 पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है। इसके बाद में कंक्लूज़न, ठीक है, आप ये जो वेबसाइट है daplcdcscontrol.com, इसमें जाके आप इस पूरे टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है या फिर जो एसेंशियल कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के, वो कुछ उसकी क्लैरिटी बढ़ी होगी, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी होगी। एंड होप ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।